हेलो गाइस, मेरा नाम मयंक है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ आईटीटी के जो नवंबर 22 में एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसके आंसर्स डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं उसकी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो तो मैं इसी साथ ही साथ पीडीएफ अटैच कर दूंगा और मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पीडीएफ अलग से भी देख लेना। तो गाइस, इसमें पहला जो एमसीक्यू था वो एफटीपी से था, जो कि बोलता है डिसीजन ऑफ डीजीएफटी इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू एफटीपी। ये स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9.5 पे भी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू जो था वो पूछा गया था, इंडियन कस्टम हैज़ डेवलप्ड ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम अवेल वेरियस बेनिफिट्स। तो इसमें बताना था कि कौन सा बेनिफिट नहीं है इनमें से। इसका आंसर स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9.19 पर दिया हुआ है, जिसका जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तीसरा एमसीक्यू जो था, एफटीपी कवर्स द पॉलिसीज़ एंड रेजिग्नेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस मैटर्स एक्सेप्ट। इसमें बताया था कौन सा इनमें से मैटर नहीं होगा जो नीचे दिए हुए हैं, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट। आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर एमसीक्यू को। चौथा एमसीक्यू जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। तो इस वाले एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द प्रोविजंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल इवन इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयर हाउसिंग। ये आप सेक्शन 23 में कस्टम्स में देख सकते हैं। फिर उसके बाद केस सिनेरियो के एमसीक्यूज़ थे, जिसमें पहले एमसीक्यू में आपका जीएसटी की लायबिलिटी पूछी हुई थी फॉर द मंथ ऑफ जैन। इस एमसीक्यू के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय उसमें बहुत सारे अमाउंट्स दिए हुए थे जिसको आपको प्लस माइनस करके जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी थी। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास केस सिनेरियो नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको बता नहीं सकता। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस वाले एमसीक्यू का आंसर ए होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप लोग कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना था कि ये कंपोजिट या मिक्स सप्लाई है, और साथ ही साथ जो आपको डिस्काउंट मिला है और इंटरेस्ट मिला है उसका आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी साथ साथ बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंपोजिट एंड 31 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि इफ द ग्रांट ऑफ 3,20,000 बाय REPL हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इट्स होल्डिंग कंपनी धर्म लिमिटेड विद अदर फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम, जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो ये एमसीक्यू भी केस सिनेरियो से रिलेटेड है। तो आपको बस इस वाले एमसीक्यू में और क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो एमसीक्यू है उसमें डिफरेंस ये था कि इसमें आपको बताना था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो होगा जो ग्रांट या सब्सिडी रिसीव हुई है तो फिर आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंटरलिंक्ड है, बस एक एडजस्टमेंट का डिफरेंस है। और क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, बट अकॉर्डिंग टू पीपल इसका आंसर शायद ए या डी है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मेरे को इन पर्टिकुलर याद भी नहीं है कि इसका आंसर था क्या। फिर केस सिनेरियो 2 था, जिसमें जो ई वे बिल से रिलेटेड था, जिसमें पहला था कि ई वे बिल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज। अब इसमें 44,000 वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, बट जीएसटी रेट नहीं दे रखा था। तो ऑप्शन आप जो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज़ मोर देन 50,000, तो आपके पास रेट नहीं है तो आप ये बता नहीं सकते। तो मैंने इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स था, ये आंसर मार्क किया है बाय एलिमिनेशन मेथड कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 44,000 रुपये क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी लेकिन टैक्स रेट नहीं दे रखा था। तो अब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये कैसे निकालें, जो ऑप्शन में दे रखा है वो मेरे को पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसमें इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स मार्क कर दिया। आपको अगर लगता है कि इसका कोई और ऑप्शन हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ई वे बिल की सिंपली वैलिडिटी इसमें पूछी थी, तो इसमें 4 डेज़ इसका आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शंस में थे। तो इसमें क्वेश्चन में मेरे को जितना याद है उसमें कुछ ऐसा था कि 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स से उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था रेसिपिएंट ने। तो इसमें आपको ऑप्शन जो सही है वो ये है कि एसटी जो है, जो दूसरी पार्टी है, वो तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है, बट जिसने अपने कंसेक्यूटिव पीरियड से 2 कंसेक्यूटिव पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती है। जिस जो इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं इसके हिसाब से मेरा आंसर जो मेरे हिसाब से होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको अगर लगता है या आपको पता है कि कोई और ऑप्शन हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है,
वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था कि यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स सर्विसेज दोनों दे रही है और 12 लाख रुपये फ़ीस चार्ज कर रही है। जो एजुकेशन का जो रेट है वो 12% है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का 18% है। तो इसमें आपको बताना था कि जीएसटी की लायबिलिटी कितनी आएगी। तो क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है और मेन एक्टिविटी जो है वो एजुकेशन की है, तो आप 12% रेट यूज़ करेंगे और CGST और SGST आएगा 72,000 रुपये 72,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था जिसमें थिएटर आर्टिस्ट की कुछ सर्विसेज दे रखी थी कि वो देता है थिएटर आर्टिस्ट जो होता है वो। तो इसमें जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी टैक्सेबल थी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ भरतनाट्यम 1,50,000 रुपये, क्योंकि आपने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ अ थिएटर आर्टिस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू 1,50,000 रुपीज़। तो एक्सेप्ट दिस ऑल सर्विसेज वर टैक्सेबल, सो यू आर सपोज टू ऐड ऑल द सर्विसेज एंड ऑप्शन नंबर डी 23 लाख इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था रजिस्टर्ड पर्सन हु रिसीव एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब इसमें एडवांस मिला है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, क्योंकि सर्विसेज वर्ड भी ऐड है। तो आपको इसमें बताना था कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा या रिसीट वाउचर इशू करेगा और इंटरस्टेट होगा कि इंटरस्टेट होगा। तो आपको जब पता ना हो कि वो इंटर है या इंट्रा है तो आप इंटरस्टेट सप्लाई उसको मानते हो और इस केस में रिसीट वाउचर आप इशू करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 था योगा एंड सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय SGRM कंपनी 15 लाख रुपए, जिसमें से 4,50,000 रुपये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कंट्रीब्यूट किए थे। तो इसमें मेरे हिसाब से जो 75% ऑफ द 75% एक एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, वो वाला प्रोविजन एग्जामिनेशन चैप्टर में मेरे को इन पर्टिकुलर याद नहीं है, बट इसका आंसर पूरा का पूरा 15 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल वैल्यू इस आंसर की आएगी। मतलब एग्जामिनेशन चैप्टर का ये प्रोविजन है, आज मेरे को एक्जैक्टली वो याद नहीं है, आप पढ़ लेना, लेकिन वो 75% ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जो उसमें एक प्रोविज़न है वो वाला प्रोविज़न इसमें लगेगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 15 लाख रुपये पूरा का पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो इम्पोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग इज़ दैट इज़ फ्रीली परमिटेड सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 था एस मोटर्स प्रोप्राइटी कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर GST डील्स इन सेल्स एंड परचेज ऑफ यूज्ड और सेकंड हैंड कार्स। तो इसमें 4 कारें दे रखी थी, उनकी परचेज वैल्यू और उनकी सेल वैल्यू दे रखी थी। तो आपको इसमें सिंपली ये और जो कार नंबर 4 थी उसमें परचेज पे GST भी चार्ज हुआ था। तो आपको सिंपली ये करना था कार 1 का परचेज सेल का डिफरेंस, कार 2 का परचेज सेल का डिफरेंस और कार नंबर 2 का जो परचेज सेल का लेकिन डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो आपको इग्नोर करना था और कार 3 का परचेज सेल का डिफरेंस आपको लेना है और कार नंबर 4 का आपको सिंपली ये करना था कि 9,50,000 रुपये आप रेट लगाओगे 18% और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 1,40,000 माइनस कर दोगे और फिर जो तीनों और जो ऊपर आपने 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं 2.5 लाख और 50,000 रुपये, उस पर आप 18% लगाओगे। तो जो भी अमाउंट आएगा दोनों अमाउंट को प्लस कर दोगे और 81,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो था एस ऑफ सूरत ट्रेडिंग इन साड़ीज सेंड साड़ीज़ फॉर सेल और अप्रूवल। सेल और अप्रूवल बेसिस का सिंपल क्वेश्चन था और इसमें आपको बताना था वाराणसी मिस्टर वी हैज़ अप्रूव्ड द साड़ीज और इतना डेट ऑफ, इसमें आपको लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बतानी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 अक्टूबर 2021। तो आपको इसमें सिंपली 1 4 से 6 महीने कैलकुलेट करने थे और 1 4 से 6 महीने जो आएंगे वो वही आपकी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी, जो कि आएगी 1 अक्टूबर 2021। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में आपसे एस रजिस्टर्ड अंडर GST इन वडोदरा गुजरात इज इंगेज इन प्रिंटिंग एंड सेलिंग बुक्स एंड स्टेशनरी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंसाइनमेंट विच इज़ टू बी सप्लाइड टू नासिक महाराष्ट्र एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। तो इसमें आपको सिंपल ई-वे बिल, मेरे हिसाब से ई-वे बिल का है तो कंसाइनमेंट का वैल्यू इसमें पूछना है, तो एग्जेम्प्ट वाला आप लोगे नहीं, टैक्सेबल वाला लोगे आप 50,000 और वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क आप लोगे 15,000। लेकिन 50,000 जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू उसमें आप टैक्स ऐड कर दोगे GST 18% और डिलीवरी वाला अमाउंट जो है डिलीवरी चार्ज वाला 15,000 वो ऐड कर दोगे। ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74,000। तो ये आपके सारे IDT के MCQs थे जो मैंने आपको उसके आंसर बता दिए। शायद थोड़ा फास्ट हो सकता है तो आप स्पीड स्लो कर लेना और मैं PDF जो है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लेना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी और आपकी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। और अगर आपको चाहिए कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।